हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी श्वसन तंत्र का। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और मैं उसका सेकेंड लेक्चर लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक वाला पार्ट बता दिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हम कैसे सांस लेते हैं और हम कैसे सांस छोड़ते हैं। बट वो वहां पर ओवर नहीं हुआ था। हमें आज की क्लास में थोड़ा सा आगे की और भी प्रोसेस जाननी थी और आज हम एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, यानी एक ऑक्सी और ये अनऑक्सी श्वसन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इनहेल एक्सहेल के बारे में भी हम जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, सेशन जरूर देखना और लास्ट क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देख के आना। डायरेक्ट इस क्लास पे जंप मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक चीज और, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और ये तो आप सभी को भी पता होगा। यदि आप सांस नहीं लोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ब्रीथिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ही हमारे बॉडी में। आप जितनी बार सांस लोगे उतनी बार आपके बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है ना। आप जितनी ज्यादा सांस लोगे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बट क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा ब्रीथिंग भी हम नहीं कर सकते, जितनी कैपेसिटी उतनी ही करेंगे। अब ऐसा होगा क्या कि किसी दिन आपको वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो आप सोचोगे कि मैं बार बार सांस लेता हूँ, मैं बार बार ब्रीथिंग करता हूँ तो मेरे बॉडी में अपने आप एनर्जी बनेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ब्रीथिंग की भी कैपेसिटी होती है ना। तो इन सब चीजों पर भी अभी हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। तो एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन समझने के पहले कुछ चीजें थोड़ा सा और समझिएगा। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन के लिए हमारा कौन कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं, तो मैंने आपको बताया था। यहां से लेके हमारे पूरे, अगर मैं बात करूं लंग्स तक के सेक्शन की, तो मैंने आपको नोज से डायफ्राम तक का पूरा पार्ट प्रॉपर्ली बना के बताया था। आज की क्लास में भी हम कुछ वही डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इनहेल एक्सहेल को बताना होगा। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर जानो। सबसे पहले तो कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब दो तरीके के जो आपको रेस्पिरेशन पढ़ने हैं, एक ऑक्सी और एक अनऑक्सी, है ना। ये आपका कौन सा श्वसन है? तो ये ऑक्सी श्वसन है, ये आपका ऑक्सी श्वसन है। और ये कैसा है? अनॉक्सी। ये आपका अनॉक्सी श्वसन है। अब यहां से सुनना कि ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर क्या होता है, पहले तो आप ये जान लो अच्छे से। देखो मेरी बात ध्यान से, जब इस प्रकार की श्वसन होती है तो ऑक्सीजन मौजूद होता है और इस प्रकार की श्वसन क्रिया होने पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? एक ऐसा श्वसन जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वो कौन सा श्वसन होगा? एरोबिक। और जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, है ना, तो वो कौन सा होगा? एनएरोबिक, यानी कि अनाक्सी श्वसन। अब आप कहेंगे मैडम कैसे पॉसिबल है, तो मेरी कुछ बात को ध्यान से सुनना। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं। एयर की अगर मैं बात करूं तो तरह तरह की गैसेस होती हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ओनली 21% होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन मात्र 21% होता है। तो आप खुद सोचो कि 75 से ज्यादा परसेंट तो आप दूसरी गैसों को ले रहे हो। तो जब आपने गैसें ली तो ऑक्सीजन तो थी ही थी, लेकिन साथ साथ में आपने दूसरी गैसों को भी लिया। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, आप प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते हो, है ना। आप प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन भी करते हो ना, तो आपके साथ साथ ऑक्सीजन का तो केवल 21% ही होता है, आप दूसरी गैसेस ज्यादा लेते हो और वही सारी गैसेस हमारे लंग्स में पहुंचती हैं, पूरा रेस्पिरेशन होता है, देन वो फिर हम सांस को छोड़ते हैं। ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलती है। हम क्यों नहीं लेते हैं प्योर ऑक्सीजन? अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, हम प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते? देखो, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, पानी में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना। क्या उनके में जो सिलेंडर होता है उसमें भी केवल प्योर ऑक्सीजन होती है? बिल्कुल भी नहीं, उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हम प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं लेते हैं। गोताखोर भी जब पानी के अंदर जाता है और जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, उसमें भी प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी होती है।
अब इसी के साथ साथ जैसे हम हॉस्पिटल में बात करें तो हॉस्पिटल में जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है, जो किसी को ऑक्सीजन जब चढ़ाई जाती है, तो उसमें भी जो सिलेंडर होता है, तो उस सिलेंडर में भी क्या होता है भाई, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, ज्यादा मात्रा में तो वही होती है, उसमें भी प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है। और वहां पे हीलियम गैस का सिलेंडर होता है क्या? डेफिनेटली होता है। अस्थमा पेशेंट के लिए वही जो हीलियम गैस का सिलेंडर होता है वही यूज किया जाता है। तो फिर अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो प्योर ऑक्सीजन है वो हम कहीं पर नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ली तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट ये तो समझ में आ गया ना कि हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते। हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितनी सारी गैसेस हैं हमारे रेस्पिरेशन के साथ हम ये भी लेते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिए, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हो। एक्चुअली होता क्या है कि इन केस अगर आप 100% ऑक्सीजन लेते हो, बात समझना है ना, इन केस आप क्या करते हो, 100% ऑक्सीजन लेते हो, तो होता ये है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा बड़ा छोटा साइज का इशू होगा, ध्यान से सुनो। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये बोलेंगे कि हम केवल ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो वो कंडीशन मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि उस स्थिति में क्या होगा। हम प्योर ऑक्सीजन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर हमने बोला कि 100% क्या है, यहाँ पर केवल O2 है, और यहाँ पर इस वाले लंग में भी 100% क्या है, O2 है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ऑक्सीजन होती है वो जाकर सीधा किस में मिल जाती है भाई, ये सीधा जाकर मिलती है ब्लड में, है ना, है ना। और ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो आई कहाँ से है, तो वो तो लंग्स से आई है। लंग्स क्या करता है, आपके कहने पे ये करके बता रही हूँ कि ये 100% ऑक्सीजन किस में मिलाएगा, ब्लड में। अच्छा, ब्लड से फिर वो कहाँ जाएंगी, हमारी सेल्स में जाएंगी। अच्छा, सेल्स से फिर वो किस में जाएंगी, तो सेल्स से फिर वो जाती हैं किस में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी तो वहां पर जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा, क्या बोला है मैंने, वहां पर ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होगा C6H12O6 जिसे हम बोलते हैं, तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन किसके प्रेजेंस में करेगा, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेगा। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी श्वसन होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो अनाक्सी होगा। तो मैं तो आपको वैसे भी बता ही रही हूं कि अगर 100% ऑक्सीजन है तो क्या होगा, तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। और भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। अब ये एनर्जी जब, अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था, आप जितना जल्दी जल्दी सांस लेते हो, आपका एक बार सांस लेने से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपका सांस लेना इतना जरूरी है। आप नॉर्मली भी जो सांस ले रहे हो ना, उसके वो सांस लेने से आपके बॉडी में क्या बन रही है, एनर्जी। प्रोसेस आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है जिसके कारण हमें क्या मिलती है, शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। अब आप एक बात सोचो कि अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्योर मात्रा में 100% जा रहा है, तो फिर तो हमारे बॉडी में जल्दी जल्दी प्रोसेस होगी, है ना। मतलब अगर केवल O2 है तो फटाफट से प्रोसेस होगी, जब फटाफट से प्रोसेस होगी तो अधिक मात्रा में जो है हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अधिक मात्रा में एनर्जी बनेगी तो मैं आपको बता दूं, आपका शरीर भट्टी की तरह तपने लगेगा, आपका शरीर भट्टी की तरह तपने लगेगा। इसलिए हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। आपको अधिक मात्रा में आपके शरीर में एनर्जी नहीं हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो आपकी बॉडी तपने लगेगी, तो वो तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना कि हम कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। कहानी आपके सामने है कि हम प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके चलो, अब हम आते हैं अपना एरोबिक अनएरोबिक। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, श्वसन के स्वरूप में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर गैसेस क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल देखेंगे,
एनर्जी तो हमारे बॉडी में वही बना कर दे रहा है। तो वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो क्रिया करता है उससे क्या निकलता है, 6CO2 निकलता है। मतलब उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O निकलता है, मतलब जल भी निकलता है, वाटर भी निकलता है। साथ ही साथ हमें अधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा, मतलब जितनी मिलनी चाहिए उतनी तो मिलती ही है। साथ ही साथ ऊर्जा कैलोरीज में भी मिलती है। दूसरी चीज एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर भी होती है। क्लियर? अभी मैं आपको वो लिख के आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो पर्टिकुलर किस सेक्शन में होता है, तो ये साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में होता है। और ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा। अब ये एथिल अल्कोहल लिखा है तो इसकी पहले तो बात सुनो। अल्कोहल बेसिकली आपको यहाँ पर दो तरीके के पढ़ने को मिलेंगे, एक एथिल होगा और एक मिथाइल होगा। अब आप कहेंगे कि अल्कोहल हमारे शरीर में बन रहा है क्या, एनर्जी मतलब इससे मिलेगी क्या, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पूरी प्रोसेस के बाद ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपके बॉडी में कोई अल्कोहल नहीं बन रहा है। आपको ये पता है हमारे बॉडी में फर्मेंटेशन होता है, बॉडी में कह रही हूँ मतलब जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें फर्मेंटेशन होता है, जिसे हम कहते हैं किण्वन। हिंदी में ये किण्वन कहलाता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि अल्कोहल दो तरीके के आपको यहाँ मिलेंगे। एक आपको क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल मिलेगा, इथाइल अल्कोहल के नाम से ये आएगा। दूसरी चीज आपको मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। जो मिथाइल अल्कोहल होता है ना वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो बहुत जहरीला होता है। और ये हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, किण्वन की प्रक्रिया करता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं, वो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही होते हैं, उनका फर्मेंटेशन ही होता है, तभी वो हम उसे खाते हैं। जैसे ब्रेड हो गया, जैसे पिज्जा की जो बेस होती है वो हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये जैसे ब्रेड हो गया तो उसमें यीस्ट लग जाती है, फफूंद लग जाती है, इसलिए तो हम उसे खाते हैं कुछ दिन बाद, है ना। बहुत पुराना नहीं करके खाते हैं, लेकिन वो बनता कैसे, सड़ाने से ही तो बनता है। तो बस यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा वो किस में टूटेगा, CO2 में, और वाटर में टूट जाएगा। ओके, चलो, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यहाँ पर गैसेस एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट होती है और इस प्रकार के श्वसन में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है। ये ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो रही थी, H2O निकल रहा था, एनर्जी निकल रही थी। इसमें ऐसा नहीं होता है। ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखना, साइटोप्लाज्म मत रखना। और बाकी मैंने आपको ये वाली लाइन भी बताई। चलो नेक्स्ट और देखते हैं। स्तनधारियों जैसे सभी उच्च जीवों में इस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। बेसिकली आप ध्यान रखना कि जो मैमल्स होते हैं ना, उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। अब ये किस में देखने को मिलेगी, तो ध्यान से सुनो। जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट जैसे निचले जीव इस प्रकार का उपयोग करते हैं। अन्य जीवों में यह भारी गतिविधियों के कारण होता है। क्लियर? तो किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब सुनो मेरी बात। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, अब ये क्या करता है, 6O2, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्या रिलीज करता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एनर्जी कितनी बनाता है, तो इसमें जो एनर्जी बनती है, जो रिलीज होती है, वो 686 किलो कैलोरी। ये ध्यान रखना। आपके पेपर में ना एटीपी से भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने एटीपी, तो लिख लेना 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपके द्वारा सांस लेने से ही हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है। जरूरत से ज्यादा सांस मत लेना, हाफी आने लगेगी, परेशान हो जाओगे। ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। पर हाँ, आप सांस रोक लोगे, बिल्कुल होल्ड कर कर बैठे हो कि मैं एनर्जी नहीं बनने दूंगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होता है वैसे ही रेस्पिरेशन हमें करना चाहिए। सांस लेना बहुत जरूरी है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी, सबको पता होगा। चलो आगे आए। जितनी चीजें ना मैं आपको अलग से लिख के बताती हूँ भाई, रिक्वेस्ट है प्लीज उसे अलग से ही नोट डाउन करा करो आप लोग भी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं अकेले लिख रही हूँ फिर आप लोग उसे नोट डाउन नहीं करो। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अनएरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ये। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ लिख रही हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, है ना। हिंदी वालों आप लोग इसे क्या लिखोगे? ऑक्सी श्वसन। अब इसी में एक चीज और बता रही हूँ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब आपके माइंड में आ भी तो रहा होगा कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है फिर हम मतलब फिर कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो ध्यान से सुनना। C6H12O6, ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये 2C5, उसके बाद H5OH, देन इससे क्या रिलीज होता है? तो ये CO2 रिलीज होता है। साथ ही साथ क्या निकलती है? एनर्जी भी निकलती है। साथ ही साथ इससे भी क्या निकलती है? इससे भी ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है? 21 निकलती है किलो कैलोरी, है ना। और अगर आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा? एटीपी के फॉर्म में अगर पूछेंगे तो फिर क्या बताओगे? एटीपी के फॉर्म में लिख लेना 2 ATP, दैट्स इट। और ये क्या है? तो ये भी अलग से लिख लेना, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है ना। ये क्या है? एथिल अल्कोहल, है ना। ऐसा कब होगा? ये हमारे शरीर में नहीं होता, मैं फिर बता दूं, वरना आप सोचो कि सांस लेने से नशा होता है, अल्कोहल मिलेगा बॉडी में, तो ये आपके बॉडी की बात चल ही नहीं रही है। ये बैक्टीरिया में होती है, जिससे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें फर्मेंटेशन होता ही होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, वहां इसका यूज किया जाता है। समझ रहे हो? आपके बॉडी में नहीं होने वाला ऐसा कुछ भी। दैट्स इट। अब यहाँ पर आपका एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसमें है, ये नोट डाउन कर लेना उसी वाले सेक्शन में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिंदी में जिसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सुनो ये होता क्या है? श्वासोच्छ्वास, ये नाम थोड़ा सा वैसा है। ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है। भौतिक प्रक्रिया बोले तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वायुमंडलीय गैसों तथा शरीर की गैसों के मध्य आदान प्रदान होता है। ये एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस होती है जहां पर हमारे वायुमंडल में जितनी गैसेस है ना, वायुमंडल में जितनी गैसेस हैं, और क्या बोला है इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो भी गैसेस है, इनकी ये जो आपस में एक्सचेंज होती हैं, वही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। हम वायुमंडल में जितनी चीजें हैं उसको जब सांस लेते हैं तो अंदर जाता है वो, फिर हमारे शरीर के अंदर पूरी प्रोसेस होती है, मतलब लंग्स में प्रोसेस होती है, फिर हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बस यही सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो होती है निश्वसन, जिसे हम प्रश्वसन भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, है ना। इंग्लिश में जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, और ये इंस्पिरेशन भी कहलाता है। साथ ही साथ एक होता है निश्वसन, निश्वसन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानना है। मैंने आपसे बोला ना, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, हमारे द्वारा जब सांस ली गई तो वो हमारे शरीर के अंदर गई, फिर अंदर पूरी प्रोसेस हुई, ब्रीथिंग होने के बाद फिर जब वो बाहर निकली तो वो क्या कहलाया? निश्वसन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो किन किन चीजों से होकर गुजरती है, यानी इनहेलेशन किन किन लंग्स के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो सबसे पहले उन्हें वहां टच करेगी, और उसके बाद फिर वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगी। और फिर जब एक्सलेशन होगा यानी कि निश्वसन होगा तो किन किन हिस्सों से होते हुए वो बाहर निकलेगी।
स्टार्ट करते हैं इसको। अब मुझे ना इसमें कुछ चीजों की क्या जरूरत पड़ने वाली है, मुझे इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ। बिना डायग्राम के मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली, आप लोग इसको रट लोगे और मैं सच बताऊं आपको समझ नहीं आएगा, है ना, इसलिए मैं आपको ये बनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप समझ गए होंगे, मैं कुछ नहीं लंग्स का ही हमारा डायग्राम बना रही हूँ और कुछ ऐसा अलग सा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। और एक चीज और, बिल्कुल एक इंसान तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन हाँ उस इंसान को हम इसमें फिल जरूर कर सकते हैं। आप देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि इन सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो रहते हैं, है ना, ये से अटैच कर दो, ये इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये ऐसे गया, मतलब बहुत सारी शाखाओं में बेसिकली ये विभाजित होते हैं। और क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें होती हैं बहुत सारी ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत बड़ी बड़ी गुच्छे जैसे उलझा हुआ ये रहता है। ये कैसा होता है, ऐसे गुच्छे जैसा उलझा हुआ रहता है। ओके, और ये दोनों ही लंग्स में होते हैं, जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। देखो एग्जैक्ट तो ये जितनी चीजें पॉसिबल है सारी उसमें हम मेंशन कर देंगे। एक चीज और, सबसे नीचे बना लो भाई डायफ्राम। सबसे नीचे क्या होते हैं, तो ये डायफ्राम होते हैं। ओके चलो नाम देते हैं अब हम कि क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये सेक्शन कल ही बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, ये नॉस्ट्रिल भी कहलाती है, आप इसे नेजल कैविटी भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नेजल कैविटी, या मैं नॉस्ट्रिल ही लिख देती हूँ, या मैं नॉस्ट्रिल ही लिख देती हूँ। ओके, इसके अलावा आइएगा, ऑल्फैक्टरी रीजन ग्राण क्षेत्र की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये आपका माउथ वाला सेक्शन है, तो वो भी मैं नाम दे देती हूँ कि ये क्या है, आपका माउथ, हिंदी में जिसे हम मुख कहते हैं। आपको पता है मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि जब मैं अभी आपको इनहेल एक्सहेल बताऊंगी ना, आपके पेपर में वो अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ इनहेल, डायरेक्ट बोल रही हूँ एक्सहेल, कि बाहर की जितनी गैसेस है आपने सांस ली सारी अंदर गई फिर बाहर आई। अब मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगी, इससे बेटर ये है कि आप इसमें देख लो, तो वो काम थोड़ा इजी भी हो जाएगा और आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। चलो, और क्या क्या देखा हमने, तो ये नॉस्ट्रिल हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया। पेरिनिक्स वाला सेक्शन अगर मैं देखूं तो ये मैं यहाँ पर ऐसे लेके आ रही, है ना, और ये हमारा होगा पेरिनिक्स, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, है ना, हिंदी में ये क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। यहीं पर ही क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये गोल जैसा जो मैंने बनाया है, इसको नाम दे देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है लैरिंक्स। इसे हिंदी में हम स्वर तंत्र कहते हैं, इसे हिंदी में हम स्वर तंत्र कहते हैं। अब सुनो, इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सी आकार में होता है। अभी तो मैं इसे ऐसे बना दे रही हूँ, बट आज मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो उसमें आपको ना ये मिलेगा, तो वो ध्यान रखना कि ये कभी भी इससे पूरा नहीं होता है, सी आकार का ये होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। चलो, इसे हम बोलते क्या है, तो इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये है हमारा ट्रैकिया। हिंदी में भी आप इसे ट्रैकिया ही लिखना। आपको पता है कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है, तो वो ट्रैकिया से सांस लेता है। मैं आज एक चीज और आपको पढ़ाऊंगी कि कौन से जो जीव होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं। जैसे हम कहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स से, तो सब लंग्स से सांस थोड़ी ना लेते हैं, सब अलग अलग जगह से सांस लेते हैं।
तो जो लंग्स से लेते होंगे वो भी पढ़ेंगे और जो नहीं लेते हैं उनका भी देखेंगे। ओके, और क्या क्या होता है? तो ये हमारा ब्रोंकस होता है, जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा ब्रोंकस होता है ना। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कहाँ गए भाई? तो आते हैं नेक्स्ट, ये जो शाखाओं में डिवाइड है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोली कहाँ पर है? तो ये है हमारा एल्वियोली, इसे बोलते हैं। ओके, सबसे लास्ट में आ जाओ, जिसे हम क्या बोलेंगे? डायफ्राम। ये है हमारा डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे आ जाता है। चलो देखो जल्दी जल्दी फटाफट से, ये कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं ताकि आप समझ सको इससे। सबसे पहले तो जो इनहेल होता है, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, अब मेरी बात सुनो, ये नॉस्ट्रिल से होगा फर्स्ट। उसके बाद अच्छा एक चीज और, कुछ चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, हमारे एक्चुअली जो नोज होता है ना, आपने देखा होगा दो तरीके के रास्ते होते हैं। ये जो नोज का जो ये रास्ता होता है ना, जिसे हम नोस्ट्रिल चैम्बर भी बोलते हैं, नीजल चैम्बर भी ये कहलाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जब हम सांस लेते हैं तो इन दोनों रास्तों से लेते हैं, तो ये पीछे जाकर मिलता भी है, तभी तो लंग्स में जाती है एयर। तो वो जो चैम्बर्स होते हैं नोज के पास, मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो होते हैं नोस्ट्रिल चैम्बर या नीजल चैम्बर, उसे हम नीजल चैम्बर्स कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या होता है कि सबसे पहले नोस्ट्रिल से टकराएगी एयर, देन उसके बाद नेजल चैम्बर से होते हुए किस में जाएगी? फेरेनिक्स में जाएगी। अब कोई ये मत कहना कि फेरेनिक्स क्या होता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये दो चीजों को रास्ता देने का काम करता है ना। ये कितनी चीजों को रास्ता देता है? तो ये दो चीजों को रास्ता देता है। किस किस को देता है? अगर खाना है तो खाने के लिए वो किस में ले जाएगा? फूड पाइप से किस में पहुंचाएगा? हमारे स्टमक में। और अगर एयर है तो वो किसे पहुंचाएगा? लंग्स में। तो दोनों ही चीजों को रास्ता देने का काम कौन करता है? फेरेनिक्स करता है। सो एयर सबसे पहले नोस्ट्रल से टकराएगी, नेजल चैम्बर से होते हुए फेरेनिक्स, उसके बाद फिर लैरिंक्स, स्वर तंत्र जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स हमारा, लैरिंक्स से होता हुआ किससे? ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोली। दैट्स इट। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर वहां गैसेस आपस में ट्रांसपोर्ट होती हैं एल्वियोली की हेल्प से। तो जब हमने इनहेल किया तो इन सेक्शन से होती गई। प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे आपको ये अरेंज करने के लिए आएगा, ये मत कहिएगा कि ये हो क्या रहा है, हम क्या पढ़ रहे, कितना इजी। तो है, कुछ इजी नहीं है। जब यही ऑप्शंस में आते हैं ना, आप अरेंज ही नहीं कर पाओगे, एक आध का नाम ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं खुद से आपको ये करवा रही हूँ। अच्छा दूसरी चीज और देखो, फिर वो जो एक्सहेल होता है, निश्वसन होता है, सांस जो बाहर छोड़ते हैं हम, वो उल्टा चला दो। सबसे पहले एल्वियोली, फिर किस पे आएंगे? ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंक्स, फिर फेरेनिक्स, फिर नेजल चैम्बर्स, उसके बाद नॉस्ट्रल्स। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब आते हैं थोड़ा इसके बारे में जानने पे। निश्वसन या प्रश्वसन भी कहते हैं, जिसे हम इसको याद कर लेना। सुनो, ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़े में भरना, है ना, क्या कहलाता है? निश्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों में भरना निश्वसन कहलाता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन कैसा होता है? बढ़ जाता है और फेफड़ों पर दाब घट जाता है। जब हम सांस लेंगे तो जो हमारे फेफड़े हैं वो फूल जाएंगे, मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे जो लंग्स हैं उन पर जो प्रेशर है वो अपने आप कैसा होगा? कम। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप सांस लोगे तो हमारे जो लंग्स हैं वो थोड़े से फूल जाएंगे, मतलब वॉल्यूम कैसा होगा? इंक्रीज होगा, और प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? अपने आप कम। इसी को उल्टा कर दो तो वो निश्वसन में चला जाएगा। इसमें CO2 युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर वायुमंडल में निकालने की प्रक्रिया को निश्वसन कहा जाता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन घटता है। ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कैसी होगी? जब आप सांस छोड़ोगे
तो अब वापस से आपका जो लंग था वो अपनी ओरिजिनल जो जैसा वो रहता है वैसे हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम कैसा हो गया, घट गया। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कैसा होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। पसलियां तथा डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में इसमें आ जाती है, क्योंकि सांस ले रहे थे तो पसलियों से भी मतलब जब आपका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा था तो वॉल्यूम बढ़ने से वो पसलियों से बिल्कुल क्लोज आ गई थी, पसलियों के बिल्कुल पास आ गई थी, है ना। और डायफ्राम ऊपर हो गया था, फिर डायफ्राम नीचे चला गया। सो ऐसा किसमें होता है, निःश्वसन में होता है। निःश्वसन में हम सांस लेते हैं और निःश्वसन में हम सांस से छोड़ते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, और ये पता होनी भी चाहिए, ये जनरल नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए। एक चीज और, मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे O2 होना चाहिए और यहाँ CO2 होना चाहिए। जब आपने सांस ली थी वो जितनी सारी जगह से होते हुए एल्वियोली तक पहुंची थी, तो जो O2 था ना, अब बचा क्या, ऑब्वियस सी बात है वहां पर O2 जो था वो तो ब्लड में मिल गया, तभी तो हमें एनर्जी मिली। और फिर जो वेस्ट बचा था, और वो क्या बचा था, CO2, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, दैट्स इट, उसको हमने बाहर निकाला। अब सुनो मेरी बात, यही क्या कहलाता है, इनहेल एक्सहेल कहलाता है। अगर मैं बात करूं इनहेल की, है ना, अगर मैं बात करूं इनहेल की, देखो होता क्या है ना, सबसे पहले नोस्ट्रेल, है ना, नोस्ट्रेल से होता हुआ वो किसमें गया था, नेजल चैम्बर्स, किसमें गया था, नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर से होता हुआ भाई वो किसमें गया, फिर वो गया फेरेनिक्स में, फेरेनिक्स से होता हुआ किसमें गया, लैरिनिक्स में गया, लैरिनिक्स से होता हुआ किसमें गया, हाँ, लैरिनिक्स से होता हुआ किसमें गया, इधर देखो, ये है लैरिनिक्स, फिर ट्रकिया में जाएगा ब्रोंकस और फिर ब्रोंकियोल। तो फिर लैरिनिक्स से होता हुआ किसमें गया, तो ये गया फिर हमारे ट्रकिया में, ट्रकिया में, ट्रकिया से होता हुआ किसमें जाएगा, फिर ये जाएगा ब्रोंकस में, है ना। इसमें ओ या ऊ इधर उधर है, शायद देख लेना। और उसके बाद किसमें जाएगा, ब्रोंकियोल्स में, और सबसे लास्ट में वो कहाँ पहुंचेगा, एल्वियोली, एल्वियोली। ये कुछ ऐसे चलता है स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे चलता है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, अब रुको जरा, आप भी ऐसे ही बनाना जैसे मैंने इसको बनाया है, जैसे मैंने इसको बनाया है। ये हमारी नेजल चैम्बर्स हो जाएंगे, ओके, ये हमारा लैरिंक्स वाला सेक्शन होगा, ये हमारे ब्रोंकस होंगे, और ये हमारा एल्वियोली होगा। कहाँ गया, ये फेरेनिक्स वाला सेक्शन है, कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे डिजाइन के लिए अलग अलग कलर यूज किए हैं, आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, है ना। आप लोगों को क्या थोड़ा अच्छा अच्छा देख के पढ़ना अच्छा लगता है कि थोड़ा अच्छा लिखा हो, सुंदर लिखा हो, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया। एक्सेल की तरफ आते हैं अब हम, इनहेल के बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सहेल। अब हम सांस छोड़ने की जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। उल्टा कर दो पूरा का पूरा, इसको हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा उल्टा कर देंगे। चलो उल्टा करें, कैसे होगा ये, इस पेन को यूज करते हैं। सबसे पहले आएगा एल्वियोली, ओके, सबसे पहले क्या आएगा, एल्वियोली, एल्वियोली, और फिर एल्वियोली से किस में जाएगी, तो ये जाएगी ब्रोंकियोल्स में, और फिर किस में जाएगी, तो फिर जाएगी ब्रोंकस में, देन किस में जाएगी, ट्रैकिया, है ना, और ट्रैकिया से फिर किस में जाएगी, लैरिनिक्स, लैरिनिक्स, फिर किस में जाएगी, फेरिनिक्स, है ना,
फेरिनिक्स के बाद किस में जाएगी, नेजल चैम्बर्स में, फिर जाएगी नेजल चैम्बर्स में, नेजल चैम्बर्स, और सबसे लास्ट में नॉस्ट्रल, है ना। बस इसी को हमें क्या करना था, उल्टा करना था, और कुछ भी नहीं। चलो ऐसे ही नोट कर लेना आप भी इसको सेम। ओके, दैट्स इट। निश्वसन और निश्वसन और मेंशन कर देती हूँ मैं आपको, ये है निश्वसन, है ना, जो कि किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन। और ये क्या है, निश्वसन, जिसमें क्या बाहर निकलेगी, CO2, जिसमें क्या बाहर निकलेगा, CO2। चलो फटाफट से इसे ऐसे ही नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चंस भी कराने मुझे, बट कुछ फैक्ट पढ़ो, बट पहले कुछ चीजें और जानो। सबसे पहली चीज कि मनुष्य में गैसों का विनिमय फेफड़ों में उपस्थित वायु कूपिका में होता है, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गैसेस जो होती हैं, जो ट्रांसफर होती हैं, वो किस में होती है, वायु कूपिका में होती हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ ब्लड। ये तो नेक्स्ट वाला आ गया आई थिंक, हाँ। तो आप इसी के बारे में सुन लो, आई थिंक ये लाइन इसमें नहीं लिखी है, सो मैं अलग से इसको बता देती हूँ। फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस का परिवहन आरबीसी में उपस्थित एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्लड होता है, जो O2 होता है, वो सीधे जाकर मिलता है किसमें, ब्लड जो है वो मेनली दो तरीके से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स के कारण। और ब्लड का रेड कलर वैसे तो आरबीसी में देखा जाता है, होता किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण, इसलिए यहाँ हीमोग्लोबिन लिखा है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस का जो परिवहन होता है, जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है, वो आरबीसी में उपस्थित एक वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक्चुअली हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। अब ब्लड के ना दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हेमोसाइनिन भी होता है, हेमोलिम्फ भी होता है। हेमोसाइनिन में ब्लड का कलर ब्लू होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके ब्लड का कलर ब्लू है, तो फिर मैं आपसे बोलूंगी ऑक्टोपस। हेमोलिम्फ भी होता है जिसमें ब्लड का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, और ऐसा कौन है, तो वो है कॉकरोच। क्लियर। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस का परिवहन आरबीसी में उपस्थित एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लो एक बार, जिसके द्वारा ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि O2 किस में जाएगा, ब्लड में मतलब आरबीसी में, आरबीसी मतलब वो हीमोग्लोबिन के पास जाएगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। बस ये वो कह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़ों तक विभिन्न माध्यम से होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा 10 से 20% प्लाज्मा में घुलकर 7% तथा बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% ये होता है। क्लियर। तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य दर जो है वो 16 से 12 बार प्रति मिनट होता है। थोड़ा उल्टा हो गया है, वो 12 से 16 बार होगा, है ना, वो 12 से 16 बार होगा। और ऊपर क्या लिखा है, 16 से 20 लिखा है, कोई इशू नहीं है। 12 से 16, 12 से 18, 20 थोड़ा ज्यादा हो गया, उसको 12 से 16 ही करना आप। 12 से 18 तक भी मिलेगा, आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल नामक झिल्ली पाई जाती है। आपको पता है ना, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, तो वो जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। जिस झिल्ली से वो घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। आपको याद आ रहा है, मैंने कल की क्लास में भी मैंने इसमें एक मेम्ब्रेन बनाई थी अलग से, यही है प्लूरल झिल्ली, यही है प्लूरल झिल्ली। चलो फटाफट से आओ फिर क्वेश्चंस करें इसके, लास्ट है ये स्लाइड।
अनाक्षय श्वसन द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है जिसके कार्बनिक पदार्थ तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कोशिका की कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, मतलब साइटोप्लाज्म में बेसिकली ओवर होती है, और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में एक बार सांस लेने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उसके बाद हमारे बॉडी में जो CO2 निकलता है, फिर वाटर निकलता है, साथ ही साथ एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो बनती है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बस ये यहाँ पर इतना कहा जा रहा है, बाकी दैट्स इट। ये थी पूरी थ्योरी किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम सांस कैसे लेते हैं, किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, हमारा लंग्स कैसे काम करता है ना, कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। क्यों हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्यों हम 100% ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ये सारी चीजों पर भी मैं बात कर चुकी हूँ। अब मैं करवाने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट, मनुष्य में दाएं व बाएं फेफड़ों में लोब यानी पालियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनिएगा। लोब में विभक्त होते हैं हमारे लंग्स। हमारे जो लंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो दाएं और बाएं लोब्स में विभक्त होते हैं। जैसे, है ना, अब बिल्कुल देखो, अब होता क्या है ना कि कुछ पालियों में विभक्त होते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से क्या होते हैं? विभक्त होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितने लोब होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 लोब, और इसमें कितने लोब होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 2 लोब। तो ये इस तरीके से कुछ लोब्स में विभक्त होते हैं, विभाजित होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सारे देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, है ना, जानबूझ के क्वेश्चन दिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको याद भी हो जाए। नेक्स्ट है, श्वास नली में अपूर्ण छल्ले बने होते हैं, और वो किसके बने होते हैं? बिल्कुल सही। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, इसी में ही बना के बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि वो छल्ले कुछ ऐसे होते हैं, है ना, पूरे ही बन गए, रुक जाओ, अब पूरे नहीं बनाने उनको। अच्छा, मुझसे हटा भी तो सकते हैं। अब ये छल्ले देखो, ये ना सी शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं दूर दूर मैंने इसलिए बताया ताकि मैं क्या आपको समझा सकूं। तो ये किसके बने होते हैं? मतलब जो पूरा ट्रैकिया होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रैकिया जो होता है वो बेसिकली कार्टिलेज का बना होता है, उपास्यों का बना हुआ होता है। तो ये कौन से कार्टिलेज का बना होता है? तो ये हाइलिन उपास्थि का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज मतलब क्या? जो इजीली मोल्ड हो जाए, फोल्ड हो जाए। जैसे कि कान भी आपके किसके बने? कार्टिलेज में। मोड़ूंगी तो मुड़ जाएंगे आराम से, है ना। नोज का आगे वाला हिस्सा भी क्या है? कार्टिलेज है। आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, लेकिन पीछे वाले हिस्से को नहीं, वहां हड्डी होती है, वहां बोन होती है ना। तो वैसे ही ट्रेकिया भी किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड पे आओ। 1 मिनट में रक्त द्वारा ले जाने वाली कुल ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है? 1000 से 1200 मिलीलीटर, 2000 से 3000, 200 से 200 या फिर 100। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, 1000 से 1200 मिलीलीटर। 1000 से 1200 मिलीलीटर। नेक्स्ट आ जाओ, भोजन व वायु मार्ग विभाजित होता है। इसका आंसर तो गलत होना भी नहीं चाहिए, है ना। जब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊं तो मुझे पॉज कर दिया करो क्वेश्चन लिखने के बाद, ताकि आप इसके आंसर दे सको। फिर जब मैं बोलूं तो फिर सुना करें। देखो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे विभाजित होता है। ओके, अब होता क्या है कि फूड यहाँ से जाएगा लंग्स में, और यहाँ पर क्या होगा? एयर जो होगी वो किस में चली जाएगी? हमारे सॉरी, फूड जो है वो किस में जाएगा? स्टमक में, और जो एयर होगी वो किस में चली जाएगी? लंग्स में। बट यहाँ पर क्या होता है? घाटे ढक्कन होता है ना। एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस खाना खाते समय अपने आप बंद हो जाता है, ताकि जो खाना है वो किस में ना चले जाए? लंग्स में। ये मैंने आपको बताया था। सो भोजन व वायु मार्ग जो 2 भाग में एक्चुअली विभाजित हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं? तो ये ग्रसनी की सहायता से हुए हैं। किसकी सहायता से? ग्रसनी। निम्नलिखित में से ग्लोटिस कौन से भाग में खुलता है? मुख में, श्वास नली में, ग्रसनी में, या डायफ्राम में? अब भी मैंने आपको बताया है, बताइए, सोच के देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। सोचो सोचो, और सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। कि ग्लोटिस ओपन किस में होता है भाई? अच्छा, आपको ये बहुत अच्छे से पता है ना
कि जो श्वास नली होती है ये किस में जाकर ओपन हो जाता है, श्वास नली में, क्योंकि श्वास नली एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है और उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है तो ये उसी में जाकर ओपन होता है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम, मतलब निश्वसन के दौरान डायफ्राम कैसे वर्क करता है, तो ये गुंबद के आकार का हो जाता है, संकुचित व सपाट हो जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता या फिर ये फैलता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सोच के देखो, मैं थोड़ा सा समय इसलिए दे रही हूं ताकि आप इसका सही आंसर दे सको। ये पता है क्वेश्चन करने से आपका बेनिफिट क्या है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका यही है कि जो हम ये सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया लगेगा कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर हमें डाउट होता है कि अरे अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसका आंसर कैसे देना है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना है और फिर उसके बाद हमें उसका आंसर देना है। ओके, चलो। तो निःश्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है, मैं आपको बता दूं, ये संकुचित व सपाट हो जाता है। जब हम निःश्वसन, सांस जब हम छोड़ते हैं ना, तो ये टोटली रिलैक्स हो जाता है और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। एक वयस्क मनुष्य में श्वास की जो दर होती है वो 12 से 18 बार प्रति मिनट होती है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चे में श्वास दर होती है एक वयस्क मनुष्य से अधिक, एक वयस्क मनुष्य से कम। देखो बच्चे ना हमसे ज्यादा सांस लेते हैं, लगभग वो 38 से 40 बार ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में, तो एक वयस्क मनुष्य से अधिक सांस वो लेते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है यहाँ पर ओवर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला ध्यान से सुनना। एक्चुअली जो ग्लॉटिस होता है, अगर हम इसे ट्रैकिया बोलेंगे तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि ट्रैकिया जो है, देखो फेरेनिक्स है, फिर उसके बाद लेरेनिक्स है और फिर ट्रैकिया है, और ये तो जो एपिग्लोटिस होता है वो तो ऊपर ही ओपन होता है, जो हमारा फेरेनिक्स वाला सेक्शन होता है, तो ट्रैकिया थोड़ा नीचे हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इस चीज को ध्यान रखना। चलो, तो आज के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर ओवर, दैट्स इट। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी दिन डाउट क्लास लूंगी तो मैं उसमें पूछ लेना। अभी कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप जितने नोट्स बनाए एटलीस्ट उसे तो अच्छे से पढ़ो, है ना। अगर हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में बनाना, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में बनाना। हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट से निवेदन है कि कुछ जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश के भी आप साथ साथ में लिखते चलना, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, लेकिन कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ग्लोटिस हो गया, जैसे एपिग्लोटिस हो गया, घाटी ढक्कन बोलते हैं, तो घाटी ढक्कन भी लिखो, एपिग्लोटिस भी लिखो, पेपर में कुछ भी आ जाता है ना। सो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे एसएससी जेई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे मुझसे पूरी साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो टेस्ट के फॉर्म में आप देना चाहते हैं कि कैसे आपकी प्रिपरेशन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ पर फोकस करना है ना, क्या गलतियां हो रही हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा ताकि मैंने आपको जो पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।